दोस्तों नमस्कार। देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओवैसी पर खतरा बरकरार है, उन्हें जेट सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, जिससे वह इनकार कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ खड़ी है अपना दल, और वह जब धर्म की राजनीति पर सवाल पूछे जाने पर जवाब देती है, हम कोई धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारी राजनीति बीजेपी से अलग है। मोहन भागवत आरएसएस के मुखिया नागपुर के एक कार्यक्रम में धर्म संसद में कही गई नफरत की बातों को खारिज करते हैं, इनकार करते हैं, उससे खुद को अलग करते हैं और साफ तौर पर यह कहने से नहीं चूकते ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म संसद का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, उसके बाद यह आवाज आपको सुनाई दे रही है। धर्म संसद को लेकर जब सामाजिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, तो आपको यह आवाज सुनाई दे रही है। धर्म की राजनीति का जोर उत्तर प्रदेश में चल नहीं पा रहा है, तो अनुप्रिया पटेल की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। और ओवैसी पर गोलियां चल गई, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का मुसलमान सत्याग्रही मूड में खामोशी रहा, तो भी पढ़ पाने की और पढ़ा पाने की स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश को गुजराती भाई आ नहीं पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है, ना तो सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर, ना ही आर्थिक और राजनीतिक तौर पर। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जिन लहरों को पढ़ने की कोशिश अभी तक बीजेपी करती रही, उसका प्रयोग 2017 में चल गया, 2019 में चल गया, लेकिन 2022 में क्या यह मुश्किल सवाल हो चला है बीजेपी के सामने? और इस पाठ को पढ़ पाने में आरएसएस की अपनी रिपोर्ट भी अब सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण के भीतर उन आर्थिक स्थितियों को टटोलना चाह रही है जहां पे हर पांचवा वोटर खामोश है, खामोश कर दिया गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही वोटर की तादाद हर चौथे वोटर के तौर पर है। और जब आप मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं, तो उस वोटर की संख्या हर दूसरे वोटर के तौर पर आती है। यानी उत्तर प्रदेश के भीतर में मुसलमानों की तादाद गुजरात की तर्ज पर नहीं है। गुजरात में तो हर 10वां वोटर मुसलमान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर 5वां वोटर मुसलमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर तीसरा या चौथा वोटर मुसलमान है। मुजफ्फरनगर जैसी जगह पर तो हर दूसरा वोटर मुसलमान है। 40% से ज्यादा मुस्लिमों की मौजूदगी है। अब जरा इस पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जिस प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक स्थितियां सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, कमाई को लेकर या उन मुद्दों के आश्रय जो बीते 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के कमोवेश हर जाति विशेष ने देखा है, उसके भीतर कौन से सवाल होंगे? और क्या उसे गुजरात मॉडल की तर्ज पर बांधा जा सकता है, या फिर जिस टेक्नोलॉजी के आश्रय बूथ दर बूथ और गांव दर गांव को बांधने की कोशिश लगातार स्वयंसेवक और बीजेपी के कार्यकर्ता लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या वो फेल हो रहा है? ये कैसी परिस्थितियां हैं जिसमें बीजेपी के भीतर के अंतर्विरोध भी अब खुलकर नजर आने लगे हैं? यह नजर तो यहां तक कि राज्य में चेहरा बने योगी आदित्यनाथ के पर्चा भरते वक्त भी नजर आ गए, क्योंकि पश्चिमांचल की बागडोर जिन हाथों में है, वह नाम है राजनाथ सिंह का। और खास तौर से अवध में अगर गोरखपुर को भी मिलाया गया, जब सौंपे जा रही थी अलग अलग क्षेत्रों को, तो वह जेपी नड्डा के हाथ में आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागडोर अमित शाह के हाथ में है, लेकिन अमित शाह ही नजर आए योगी आदित्यनाथ के पर्चा भरने में। सवाल सिर्फ इतने भर अंतर्विरोध का नहीं है, सवाल तो उन लहरों को पढ़ने का है जिसमें ऐसा लग रहा है कि गुजराती भाई कहीं फेल तो नहीं हो चले, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जातियों के समीकरण और मुसलमानों की खामोशी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हर मुसलमान का संपर्क और साथ किसी न किसी एक हिंदू के साथ तो जरूर होगा, और उसकी आर्थिक परिस्थितियों में जब कोई अंतर किसी जगह पर नजर नहीं आ रहा है, तो कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश का वोटर जो उसके जहन में है, उसने खामोशी बरत ली है? और इस खामोशी को पहली बार अपनी परिस्थितियों से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा, मौसम बिगड़ा हुआ है, हमारा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए हम बिजनौर नहीं आ पाएंगे। और आप वर्चुअल रैली से काम चला लीजिए, यानी आप हमको देखिए और आपके सामने सशरीर मौजूद होंगे राज्य के चेहरा, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा दिया गया, योगी आदित्यनाथ। जरा इन लहरों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सफल और असफल की दोनों परिस्थितियों में हर किसी को पता है, सफल होंगे तो कौन होंगे, असफल होंगे तो गाज कहां गिरेगी। और असफल होने के बाद
जो सफल होने का तमगा अपने छाती पर टांगना चाहते हैं वह खुद को असफल कैसे करार दे दें। इसीलिए हर भाषण के हर लाइन में आपको एक नाम, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के नाम से अब योगी आदित्यनाथ शब्द आपको जरूर सुनाई देगा। लेकिन सवाल आज उससे आगे का है। यह फेल और पास होने की परिस्थितियां इसलिए ज्यादा क्योंकि डर और खौफ सुरक्षा के शब्दों के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाया हुआ है। लेकिन डर और खौफ शब्द जैसे ही आता है वैसे ही पिछले 5 बरस से जो डर और खौफ मुसलमानों के भीतर रहा और इस दौर में सीएए और एनआरसी को लेकर जो आइडेंटिटी का सवाल, अपनी पहचान का सवाल मुसलमानों से जुड़ गया, उसमें मुसलमानों के सामने संकट यह है कि यह असुरक्षा किस भाव से पैदा की जा रही है। इसे अगर मुसलमान बीते 5 बरस में भोगते आया है तो हर मुसलमान के साथ खड़ा एक हिंदू भी कम से कम समझ ले कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या हो सकता है अगर सत्ता के अनुकूल ना बन रही हो तो। उत्तर प्रदेश के इस पाठ को पढ़ते वक्त यह समझना होगा कि बीजेपी कमजोर प्यादे को मजबूत करने की दिशा में इसलिए बढ़ती है क्योंकि मजबूत वजीर के तौर पर खड़ा हुआ शख्स कमजोर नजर आए। ओवैसी क्या उसी का एक रूप है? और ओवैसी को लेकर गोलियां चल जाए और उत्तर प्रदेश के भीतर में मुसलमान जो नारे लगाता है, आया आया कौन आया, शेर आया, ये नारे लगाने वाले क्या उत्तर प्रदेश के ही मुस्लिम हैं या कोई और है? क्या एक नई तरीके से उत्तर प्रदेश को एक वर्चुअल नारों और वर्चुअल भीड़ के जरिए घेरने की कोशिश हो रही है? गांव दर गांव हर परिवार को 5 बार खटखटाते हुए स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो वह सुरक्षा और असुरक्षा के बीच धर्म की एक मोटी लकीर खींचना चाहता है, आस्था के सवालों को जगाना चाहता है, लेकिन उन तथ्यों पर उंगली नहीं रखता है जो रोजी रोटी से जुड़ी हो, जो रोजगार से जुड़ी हो, जो आने वाले वक्त में बच्चों के भविष्य से जुड़ी हो, जो मौजूदा वक्त में कुछ न मिल पाने की स्थिति में सिर्फ 5 किलो अनाज को लेकर जो एक शर्तिया इलाज चल रहा है उसी से जाकर जुड़ गई हो। तो क्या वाकई इस मौसम को पढ़ पाने में बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है? और बीजेपी को थामे हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई तीसरा नाम आपको नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस बात का हमने जिक्र किया तो याद आप कर लीजिए, शुरुआती दौर में इस बात को खुले तौर पर कहा गया था कि अब पश्चिमांचल के प्रभारी अमित शाह होंगे, पूर्वांचल के प्रभारी राजनाथ सिंह होंगे, अवध प्लस गोरखपुर जेपी नड्डा के हाथ में आएगा। लेकिन गोरखपुर से पर्चा भरते वक्त अमित शाह जरूर पहुंचे लेकिन ना जेपी नड्डा नजर आए, ना राजनाथ सिंह नजर आए। कई मसले यहां पर निकलकर आपके सामने आ सकते हैं। अगला सवाल गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, अशिक्षा, कमजोर तबका, इन सब से जुड़ा हुआ है। ओवैसी हैदराबाद से चलकर आए हैं। ओवैसी जिन मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को उठाना चाहते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की पहुंच उनके पड़ोस के घर में भी मौजूद है। वो अपने पड़ोस को देखें या हैदराबाद से आए हुए ओवैसी को देखें, और पहली बार पड़ोस के घरों में जहां पर वही दरिद्रगी और वही मुफलिसी है, वही दर्द है, वही त्रासदी है, वह आप मुसलमानों को देखें या किसी नेता के उस चक्रव्यूह को देखना शुरू कर दे जहां पर नए तरीके की बिसात बिछाकर सत्ता पाने की कवायद हो रही है, तो एक खामोशी है। आपको इस दौर में किसी भी तरीके की कोई हरकत दिखाई नहीं देगी उत्तर प्रदेश में, चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातियों में बिखरे हुए समुदाय में हमारी टीम ने जो तैयार किया यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जातियों को लेकर। मसलन वह कौन कौन सी जातियां अलग अलग जिलों में प्रभावी हैं, जरा इसको देखिए और उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को उसके साथ समझने की कोशिश कीजिए। मसलन सहारनपुर, माली, मुस्लिम, सैफी, बढ़ई, तेली, क्षत्रिय, कश्यप, धीमान, इनकी क्या स्थिति है। उसके बाद आइए मुरादाबाद, प्रजापति, ब्राह्मण, जाट, माली, मुस्लिम, ठठोरा, शाम में सलमानी, उनकी क्या स्थिति है। बुलंदशहर, प्रजापति, ब्राह्मण, त्यागी, उसमें खासतौर से जोगी, सविता जो नाई है, ब्राह्मण, पटेल, इन सबको जोड़िए, उसमें क्या है। हाथरस चले जाइए तो वहां पर जाट, जादव, बघेल, लोधी, किसान, अक्रवंशी, गोस्वामी, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या है। अगर आप मथुरा चले जाइए तो माली, जाट, जाटव, लोहार, साई, क्षेत्रीय, तेली, ब्राह्मण, मुस्लिम, इनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है। वहां से निकलना आगे शुरू कीजिए, रायबरेली चले जाइए, ब्राह्मण, मुस्लिम, क्षेत्रीय, मौर्य, निषाद, विश्वकर्मा, पटेल, पाल, इनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है। और आगे चले जाइए, ललितपुर तक चले जाइए, लोधी, रायकार, पांचाल, अक्रवंशीय, अमी, इनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है। कौशाम्बी में पटेल, मौर्य, निषाद, विश्वकर्मा, मुस्लिम, पाल, प्रजापति, इनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है। बाराबंकी में चले जाइए, कश्यप, ब्राह्मण, मुस्लिम, कुर्मी, बढ़ई, साहू, किदवई, कायस्थ, इनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है। आपके जहन में जो भी एक
किसी भी उसका नाम अगर जहन में जैसे ही आता है, किसी भी जिले का नाम, वहां के जातियों के समीकरण को समझते हुए जरा समझने की कोशिश कीजिए। बलिया जाटव है, यादव है, राजभर है, गौड़ है, निषाद है, लोहार है, तेली है, मुस्लिम है, भूमियार है। गाजीपुर में निषाद है, यादव है, मुस्लिम है, राजभर है, लोहार है, प्रजापति है, तेली है, भुर्जी है, विंध है। सिद्धार्थनगर में क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, निषाद है, बारी है, प्रजापति है, बड़ई है, साहू है। भदोई में ब्राह्मण है, बिंद है, कश्यप है, विश्वकर्मा है, पटेल है, मुस्लिम है। ये तमाम चीजों को देखते हुए यहां की जब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का आकलन शुरू कीजिएगा तो हर जाति विशेष के भीतर में सिर्फ आपको 10% का समाज ही ऐसा मिलेगा जिसके पास ताकत है। बाकी उस जाति विशेष के 90% लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन मुसलमानों से कोई हटकर नहीं है जो मुसलमान सामाजिक और आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर इस दौर में हाशिए पर ढकेल दिए गए। यानी सत्ता को अगर जिस जाति की जरूरत नहीं है, सत्ता यानी बीजेपी, सत्ता यानी सत्ता की पहचान लिए हुए गुजराती भाइयों का हम जिक्र खासतौर से आपसे कर रहे हैं। जरा समझने की इसको कोशिश कीजिए, क्यों कहा गया कि जाटव माइनस दलित, क्यों कहा गया यादव माइनस ओबीसी, क्यों कहा गया मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। यह परिस्थितियां बतलाती है और हमें ब्राह्मणों की जरूरत है। क्यों जरूरत है आपको ब्राह्मणों की? इन बातों को जिक्र करते हुए इनकी जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर कौन सा काम हुआ है बीते 5 बरस में, आप यहां पर सवाल कर सकते हैं उससे पहले के 5 बरस में क्या हुआ था। यकीनन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा सत्ता जिन 5 सालों में जिनके हाथों में थी उन्हीं के काम को लेकर तो इलेक्शन हो रहा है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको जनता को खड़ा करना होगा और जनता के जरिए समझना होगा कि मौजूदा सत्ता जिस ताने बाने को जातियों के आश्रय बुनने की कोशिश कर रही है उसकी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या है। और यह कोई आसान काम नहीं है कि किसी भी जाति या धर्म से जुड़े हुए कद्दावर नेताओं को लेकर जब आप सियासी हिचकोले खाने लगते हैं तो उसमें आप समानांतर में एक दूसरी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। यही काम कमोवेश हर जाति को लेकर हुआ है, चाहे वो मौर्य को लेकर हो, चाहे निषाद को लेकर हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में हमने देखा कि आखिर वो कौन सी स्थिति है। मसलन जैसे मुजफ्फरनगर को देखिए, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान है, यानी हर दूसरे वोटर के बाद एक मुसलमान खड़ा हुआ है, दूसरे ही वोटर के तौर पर खड़ा हुआ है। वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया और वह मुसलमान खामोश है। यह कल्पना के परे है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव आकर ठहर गया है उसमें हर कोई यह देख पा रहा है क्या वाकई ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें सीधी टक्कर है, एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ जनता है। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? और इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो एक पार्टी बीजेपी और दूसरी तरफ क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी आकर खड़ी हो गई है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी का अतीत भी बहुत उजला नहीं रहा है। आरएलडी की भी अपनी राजनीतिक दौड़ा दौड़ी जो रही है, चरणकाल अजीत सिंह और उसके बाद अब जहां पर हम आकर खड़े हो गए हैं, इन परिस्थितियों में क्या ये वाकई एक ऐसी स्थिति है कि नए चौधरी के तौर पर जो हम युवा तबके को देख रहे हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकल कर आया, दूसरी तरफ सिडनी से पढ़ाई करके लौटे अखिलेश यादव, हमें लगता है ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में आकर खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश का सियासी ककहरा उन जातियों को देखता रहा, लेकिन पहली बार जातियों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करना भी शुरू किया है। हालांकि राजनीतिक पंडित इसको इस बात की दिशा में जाते हैं कि देखिए, जाट जो शहर में रहता है, जो वेतन पे जीता है ना, वह बीजेपी को देखेगा। जाट जो किसान के तौर पर है ना, वह बीजेपी के अल्टरनेटिव को देखेगा। उसमें जाहिर है समाजवादी पार्टी और आरएलडी आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें लगता है किसी भी राज्य के भीतर में अगर 90% जनसंख्या किसी भी जाति विशेष के भीतर सत्ता से दूर हो, पावर से दूर हो, अर्थव्यवस्था से दूर हो, रोजगार से दूर हो, अपनी त्रासदियों में जी रही हो, तो उसके भीतर पहली बार यह सवाल इसलिए पनप पड़ा है क्योंकि हर कोई उसी मंडल और उसी जातीय समीकरण और उसी सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय ही चीजों का एनालिसिस करना चाह रहा है। तो यह असर शिक्षा के तौर पर भी और वोटिंग के तौर पर भी वोटरों में पड़ा है। यह कम बड़ी बात नहीं है कि इमरान मसूद को सहारनपुर में वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और टिकट नहीं दिया गया और मुसलमानों की राय निकल कर आई, नहीं उन्हें टिकट नहीं दिया, अच्छा किया, क्योंकि वह कट्टर उनकी एक पहचान है।